नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल ऑफ पॉलिटिक्स पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कंवारी और हमारे साथ आज मौजूद हैं हम सबके प्रिय कॉमरेड इंद्रजीत सिंह जी। नमस्कार सभी को। आप कई दिन में मिले हो कॉमरेड जी। और आपकी गल लगातार गैर हाजिरी पे गैर हाजिरी लग जा रही है। अगर आप सरकारी नौकरी पे होते तो संकट खड़ा हो जाता। लेकिन सरकारी नौकरी पे छुट्टियां तो मिलती हैं, हमारे यहाँ तो छुट्टी नहीं मिलती, तो साल 6 महीने में थोड़ी बहुत लेनी पड़ती है। बिना छुट्टी के मजदूर हैं हम तो, हैं? बिल्कुल बिल्कुल। और आप पता है, आप हरियाणा से बाहर क्या गए, पूरी दुनिया में भूचाल आया हुआ है। हाँ। और ट्रंप नाम की एक ऐसी सत्ता अमेरिका में मौजूद है जिसने भारतीय किसानों की धड़कनें बढ़ा रखी हैं। और भारत का किसान बेचारा, उसका जो बहुसंख्यक आबादी है, उसको ये पता भी नहीं है कि उसके ऊपर कितना बड़ा संकट आने की दहलीज पे खड़ा है। विडंबना है, विडंबना है, क्योंकि जागरूक नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है। तो आज आप पिछले कई दिन की कसर निकाल दो और मुकम्मल तौर पे हमारे जो भाई देख रहे हैं वीडियो, उनको बताओ कि किस तरह का क्राइसिस पे ये दुनिया खड़ी हो गई है, और खासकर किसान समुदाय भारत का। दरअसल ये जो आपने विश्व स्तर का जो घटनाक्रम है, उसको जो भूचाल की संज्ञा दी है जी, वो काफ़ी अनुकूल इसका विवरण हो सकता है जी। इस पे पहले भी हमने बात तो की थी, लेकिन उस टाइम पे जो आशंकाएं प्रकट की थी वो तो अब बिल्कुल दहलीज पे आके खड़ी हो गई ना। पहले सिर्फ आशंकाएं थी, अब सच होने जा रहा है। अब वो हकीकत में अमेरिका के जो उपराष्ट्रपति हैं JD वेंस, वो आ रहे हैं 21 तारीख को भारत अपने पूरे दल बल के साथ, और वो भारत के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे जी, वार्ता करेंगे और टैरिफ प्लान करना है, टैरिफ प्लान करना, और दूसरा भी व्यापार संबंधी जो अन्य मसले हैं उनके ऊपर बात करेंगे। लेकिन हमारे लिए जो चिंता का विषय ये है कि वो जिस मसले पे बातचीत करेंगे भारत सरकार के साथ, भारत सरकार वो बता नहीं रही देश को। हाँ, कोई मसूदा तो है नहीं सामने। देखिए, अभी कुछ दिन पहले पार्लियामेंट का अधिवेशन चला, लोकसभा राज्यसभा का। उस टाइम पर ये स्पष्ट तौर पर अमेरिकी प्रशासन और राष्ट्रपति द्वारा ये धमकियां दी गई थी कि हम भारत के जो निर्यात होते हैं कोई भी उत्पाद जी अमेरिका में, उसके ऊपर वो शुल्क, आयात शुल्क बढ़ाएंगे। और उन्होंने ये कहा था कि भारत ने बहुत ज़्यादा अमेरिकी उत्पादों के ऊपर शुल्क लगा रखे हैं, उसके लिए हम भारत से वो घटवाएंगे। और उनके जो कॉमर्स सेक्रेटरी हैं, वाणिज्य सचिव, मतलब वाणिज्य मंत्री कह लो, जैसे अपने यहाँ पीयूष गोयल जी हैं एक, जो कई बार बोलते ही रहते हैं वो टीवी पे, और सार उसमें कुछ भी नहीं होता। ऐसे ही उनके वाणिज्य मंत्री जो हैं, उन्होंने एक बात खास तौर पर कही कि भारत को अपना जो कृषि क्षेत्र है वो खोलना पड़ेगा। खोलना पड़ने का मतलब ये है कि जितने भी हम शुल्क वगैरह या जो गैर शुल्क प्रतिबंध होते हैं, नॉन टैरिफ बैरियर्स, वो हटाने पड़ेंगे। ये उन्होंने साफ तौर पे कह दिया, और इसका प्रतिकार नहीं अब तक गया हमारी सरकार की तरफ से। ठीक बात। और उस समय तो प्रधानमंत्री जी भी ट्रंप से मिल के आए थे, जिस समय ट्रंप ने ये कहा कि भारत की सरकार इस बात से वाकिफ़ है कि उन्हें ये जो हमारे वाले जो आयात शुल्क हैं भारत के अंदर, वो कम करने पड़ेंगे। और ये फिर भी नहीं बोले। और पार्लियामेंट के इतने लंबे सेशन के अंदर आप वक्फ बिल पे बात कर रहे हैं, सवेरे के 2 और 3 बजे तक सारी रात लगा रहे हैं, जो कि बिल्कुल एक संदिग्ध एजेंडा है। उसके ऊपर कोई, वो भारत की कोई समस्या नहीं है। और वो जो एक इतना बड़ा एक एजेंडा जो
एक तरह से थोपा जाने वाला है भारत के ऊपर, जिससे हमारी कृषि बहुत ही प्रतिकूल ढंग से प्रभावित होगी, हमारी आजीविका प्रभावित होगी, हमारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा प्रभावित होती है। उसके ऊपर आप बोल नहीं रहे हैं, दोनों का आप एक बार कंट्रास्ट करके देखिए कि ये कोई संयोगवश नहीं है। उस एजेंडा को दबाने के लिए एक विभाजित करने वाला एजेंडा के लोग आपस में टकरा जाएं वक्फ वाले बिल पे, वो सामने लेके आ जाओ, तो दोनों उस तरीके से, जहाँ तक उनकी नीयत का सवाल है, ये जुड़े हुए हैं आपस में। मतलब तो एक तो सवाल ये है। अब दूसरा ये है कि हमारा 140 करोड़ जनता का देश है, जो एक तरह से हम कह सकते विकासशील देश है अपने आप में। 83 करोड़ लोग तो सरकारी हैं, चलो, दर पे जो राशन मिलता है उस पे निर्भर करते हैं। पॉपुलेटेड कंट्री है, सबसे अधिक जनसंख्या वाला, और कृषि प्रधान देश है। और कृषि का जो महकमा है, क्षेत्र कह लो, एग्रीकल्चर सेक्टर, वो लगभग ऐसी स्थिति में है भारत में जिसमें जो अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां हैं, मल्टीनेशनल बहुराष्ट्रीय कंपनियां, उनका दखल तो है, लेकिन बीज या दवाई या मशीनरी, इनमें जो दखल है उनका जी, उसको वो कुछ भी नहीं समझते। वो ये मानते हैं कि भारत का कृषि क्षेत्र अभी भी इसके अंदर बहुत ज्यादा खुलना बाकी है। और क्या खोल लेंगे इसका? वो खोलना चाहते हैं बुनियादी तौर पर, एक तो जो उत्पादन का क्षेत्र है, प्रोडक्शन का, क्योंकि अब हमारे यहाँ तो छोटी आजीविका है, जोतें छोटी हैं, थोड़ा थोड़ा हम सरप्लस पैदा करते हैं, उससे 500-700 एकड़ की खेती नहीं है, जैसे अमेरिका में होते हैं। तो वो मतलब जिस तरीके की वो चाहते हैं, वो भारत की कृषि और भारत के किसान खेत मजदूरों के लिए अनुकूल नहीं है। तो वो एक तो कृषि के अंदर भूमि और किसान को अलग अलग करना चाहते हैं। अच्छा जी। भूमि पे नज़र है कारपोरेट सेक्टर की, और वो फिर कंपनियां, मोनसेंटो और तमाम तरह की, कारगिल, वो कंपनियां, उनकी नज़र थी जब 3 कानून बने थे कि वो उसके ऊपर जाके यहाँ कब्जा कर लेंगे। दूसरा जो वो बड़ा संभावना देखते हैं भारत की कृषि में, वो है कृषि का व्यापार। और ये जो पिछले दिनों उन्होंने नेशनल पॉलिसी फ्रेमवर्क ऑन एग्रीकल्चर मार्केटिंग, यानी जो कृषि विपणन के ऊपर जो उन्होंने योजना का एक राष्ट्रीय प्रारूप तैयार करके उसका मसौदा जारी किया, वो भी इस बात से जुड़ा हुआ है। अच्छा, इसके मतलब अंडर टेबल तो बहुत पहले से कोशिश है, बहुत पहले से कोशिश ही नहीं थी, ये चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं। तो आपको ध्यान होगा कि 1980-90 में सबसे ज़्यादा जो जोर था वो वैश्वीकरण पे था कि आप भूमंडलीकरण की व्यवस्था अब आ चुकी है, तो अब ये आपके पहले जैसे नियम नहीं रहेंगे, चल सकते कि हर राष्ट्र जो है वो अपने हितों को सुरक्षित रखने के लिए अपने नियम बना ले, तो दुनिया भर के अलग नियम बनेंगे। मतलब ये आपको ध्यान है, तो उस टाइम पर एक शब्द आता था, उसको कहते थे स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट, यानी आप उसको जो ढांचागत सुनियोजन करो, हर एक चीज को मतलब पुनर्गठित करो, अपनी प्राथमिकताओं को बदलो। अच्छा जी। ये जो शिक्षा है, स्वास्थ्य है, आवास है, कृषि है, रोजगार है, ये आपकी प्राथमिकताएं नहीं है। IMF, वर्ल्ड बैंक और WTO यही तो कहता था कि धर्मशाला थोड़ी है आपका देश जो है कि कोई भी आए और सवेरे उठ के चला जाए ठहर के, हर चीज़ के लिए उसको कीमत देनी चाहिए। और उसकी फिलॉसफी का अगर हम देसी रूप में कहें तो उसका मतलब ये था कि टका दे गज पड़ा, हर एक चीज़ उससे जुड़ेगी जाके। मतलब तो ये स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट में ही ये निजीकरण और उदारीकरण भी था।
लेकिन उसके वो जो भी फलसफा उन्होंने बना के एक प्रारूप दिया दुनिया को, उनको ये लगता था कि इसमें उनको खुद को फ़ायदा ही फ़ायदा है। जो बड़े मुल्क हैं यूरोप के लगा लो, अमेरिका तो क्योंकि सबसे लीडिंग कंट्री, यूरोप भी अब बात कर रहा है, मेलोनी उनसे बात करने गई हैं। हाँ, वो तो मतलब उस टाइम पर अमेरिका को ये लगता था कि हम ही वर्चस्व रखेंगे ट्रेड के अंदर, क्योंकि वो सबसे बड़ी आर्थिक ताकत थे और मिलिट्री ताकत भी थे। ठीक बात है। ये अलग उसके ऐतिहासिक कारणों में जाया जा सकता है, क्योंकि जो 2 विश्व युद्ध हुए दोनों ही अमेरिका की धरती पर भी नहीं हुए और उसके पड़ोस में भी नहीं हुए, जबकि फायदा उसको सबसे ज्यादा हुआ। तो वो एक विकसित देश की महाशक्ति बनने का बड़ा कारण वो युद्ध रही था। युद्ध है। तो खैर कुछ देशों ने अपने यहाँ की जो आंतरिक ताकत को इन परिस्थितियों के अंदर इस तरीके से बढ़ाया कि वो एक तरह से सक्षम हो गए उनका मुकाबला करने के लिए। हमारे यहाँ निजीकरण के ऊपर जोर दे दिया और बहुत सारी चीज़ों के आयात जो है उन्होंने अलाउ कर दिए। अभी भी जब हमारे, आप वो ठीक कह रहे थे कि किसानों को जानकारी है नहीं, जब हमारी सरसों पिटती है तो किसान को आमतौर पे ये पता नहीं होता कि तेल आयात हो रहा है बाहर से। हाँ। पमोलिन वगैरह, इस वजह से पमोलिन छोड़ो, हर तरह का खाद्य तेल बाहर से मंगा रहे हैं। खाद्य तेल बाहर से आ रहा है, जो कि हमारी खाद्य तेल के लिए जो प्रोडक्शन है वो पिट रही है। वो इसीलिए पिट रही है और सरसों भी इसीलिए पिट रही है। हमारे एक डॉक्टर शेर सिंह सांगवान हैं, उन्होंने 2 साल पहले मुझे एकदम ध्यान आया, वो चौंकाने वाला लेख ट्रिब्यून में लिखा था उन्होंने। एक सीजन में केवल हरियाणा के सरसों के किसान को 20,000 करोड़ रुपए का घाटा हुआ था। अब वो इस बात को नहीं समझ पाते किसान कि किस तरीके से वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इतना बड़ा खेल चल रहा है। अच्छे खासे पढ़े लिखे लोगों को नहीं समझ में आती ये चीज़। वो तो एक गांव का साधारण आदमी है जो केवल मात्र अपने साथ अगर कोई रिश्ता कृषि व्यापार का समझता है तो आड़तीये का ही समझता है। अभी मैं 2 दिन पहले एक गांव में गया था रोहतक के, तो वहाँ जो एक ताऊ थे वो बोले रही हो अमेरिका का क्या रोला चल रहा है धर्मेंद्र। मैंने कहा ताऊ कोई खास बात नहीं है, ट्रेड है और जितना भी मैं बता सकता था। बोला एक बात बता यार, इब दूध अपना 100 रुपये किलो लीटर खरीदा हाँ, ठीक है, और जय अमेरिका का दूध अपन 50 पड़ दो तो क्या नुकसान है। फिर मैंने उनके भाई का उदाहरण दिया कि आपके भाई के पास 2 भैंसे हैं और पूरा घर उसका उस पर डिपेंड कर रहे हैं। ठीक है, वो 100 रुपये दूध उसका बंद हो गया बिकना और 50 आड़ा वो ले आएगा, वो 50 कितना होंगे। आपको एक चीज का ध्यान होगा, हमारे जो बूढ़े थे वो ये कहते थे कि 1 रुपये का 1 सेर घी आता था। लेकिन उस टाइम पर 1 रुपया भी तो नहीं था ना, घी तो जब करीब 2 रुपया हो। अगर आज 800 रुपये नहीं है 1 किलो घी के लिए, तो तब 1 रुपया भी नहीं था। तो जिस टाइम पर उनका दूध यहाँ आके 50 रुपये बिकेगा, तो ये निश्चित बात है तो हमारी भैंसों की कहाँ जगह है? हमारे पास 50 रुपये भी नहीं होंगे और भैंस भी नहीं होगी। वास्तव में ये एक परिस्थिति है। तो वो बेबी कॉर्न उगाते हैं 1000 एकड़ में एक किसान, अपा 1 किले में मक्का उगाते हैं, तो कैसे मुकाबला कर लेंगे? हमारे यहाँ सेब के व्यापारी कैसे मुकाबला कर लेंगे? जो नरमा कपास है हमारे देश में, उसके 28 लाख किसान हैं और वहाँ पर 8000 किसान अमेरिका में, और हमारे से ज़्यादा कॉटन कपास उत्पादन करते हैं। और अब ये जो बातचीत होने जा रही है इसमें कपास भी एक बड़ी फसल होगी, सोयाबीन और जो डेयरी उत्पाद जो है वो, और सेब और हॉर्टिकल्चर के उत्पाद, उनके साथ साथ वो कपास भी होगी। और किन्हीं न किन्हीं कारणों से हमारी जो कपास का उत्पादन है, अगर आप 2022, 23, 24, 25 तक देखेंगे तो निरंतर उसके अंदर गिरावट आती जा रही है और वो विफल हो रही है फसल की फसल। उसके ऊपर जो गुलाबी सुंडी है वो उसको बर्बाद कर रही है। बीज बेचते हुए कंपनियों ने ये कहा था कि इसके ऊपर कीटनाशक लगेगा ही नहीं, तो आज वो कोई उसको पकड़ने वाला नहीं है।
ये जो अब बीज का बीज तो बनना ही बंद हो गया जी। पिछले दिनों बीज का बीज मुझे याद है, मुंडाल गांव में हम किसान सभा की मेरी ससुराल मीटिंग आपकी ससुराल मीटिंग कर रहे थे, तो हम और कॉमरेड कृष्ण स्वरूप वहाँ भाषण देते हुए ये बता रहे थे कि ये जो क्या बोलते थे इसको, बीटी कॉटन नहीं, बीटी कॉटन तो बोलते ही थे, ये जो WTO और IMF और विश्व बैंक, ये 3 का जो त्रिशूल था, इसके तहत ऐसा हो जाएगा कि अमेरिका का ही बीज बिकेगा और आपको बीज मिलेगा नहीं, आप जो खुद पैदा कर लेते थे अपना। तो एक आदमी बीच में ही खड़ा होकर बोला, ओ मेरा कॉमरेड लाग रहा मारने, तुम बत्ता न बता, अमेरिका बता आड़ा के मर के बिगाड़ लेगा। अब हम जाके जब मुंडाल में पूछते हैं तो उस टाइम की याद है उनको, कहते हैं कि बस स्टैंड पे रात को जलसा किया, तो बोले याद है। तो ये बात कह रहे थे, बोले हाँ। मैंने कहा अब बीज मिल रहा है कॉटन का? नहीं मिल रहा। अब वो ऐसा बीज प्रोड्यूस करते हैं जिसको अपने यहाँ खस्सी बीज कहते हैं, अब वो बीज है उगेगा नहीं, तो फसल ले लो आप उससे। वो सारी कारपोरेट की जो मुनाफे की एक रणनीति है उसके तहत वो एक चल रहा है। आप एक बार ही उससे फसल ले सकते हैं, या वो जेनेटिकली मॉडिफाइड जो है वो हमें बेचेंगे, जो हमारे लिए कई तरीके से खतरनाक सिद्ध हो सकता है। खैर, लेकिन आप बात ये कर रहे थे कि वो दौर था जिस समय के ऊपर हम ये संघर्ष कर रहे थे कि हमें इस प्रकार का जो ये साम्राज्यवाद का हमला है वैश्वीकरण का, इससे बचना चाहिए। और कुछ देश ऐसे थे जो अपने आप को तैयार कर रहे थे उसके लिए। अब परिस्थिति ये आ गई कि जो लोग ये समझते थे हमें ही फायदा इसका सबसे ज़्यादा मिलेगा, उनको तो हुआ नहीं, उनको तो हुआ नहीं, और उसके मुकाबले उनको हो गया जिसकी किसी को आशंका नहीं थी, चाइना हो गया। मतलब आज अमेरिका का सबसे ज़्यादा कोई कंपटीशन करने वाला विश्व व्यापार में वो चीन है, और उससे आगे निकलने वाला है। और उसने जिस तरीके से बहुत ही संजीदगी और संवेदना के साथ अलग अलग देशों के साथ जो द्विपक्षीय समझौते किए, एक उनका बॉर्डर रोड इनिशिएटिव करके BRI कहते हैं, वो निकाल दिया बीच में से, कोई 150 के करीब देश उनको फ़ायदा हो रहा है उससे, और वो उसके साथ ज्वाइन कर गए। अमेरिका से बड़ा अगर कोई व्यापारी है तो चीन है जी, आज के दिन चीन है, और उभार में है, और वो गिरावट में है, ये भी दूसरी बड़ी बात है। और यही कारण है कि अमेरिका चीन को अलग थलग करना चाह रहा था, वो बार बार उसको निशाना कर रहा है। अब देखो, चीन का जो दक्षिण सागर है, चीन दक्षिण सागर, साउथ चाइना सी कहते हैं जिसको, वो हमारे तो नज़दीक पड़ता है। चलो, वहाँ पर अमेरिका का क्या झगड़ा है चीन के साथ? वहाँ उसने कई देशों को इकट्ठे करके क्वाड नाम से संस्था बना कर अपने अड्डे बना लिए वहाँ हवाई जहाज़ों के, मतलब युद्ध का पूरा एक्सरसाइज होती है। तो उसका उद्देश्य क्या है भाई? तुम्हारी तो सीमा भी नहीं लगती, चलो भारत की चीन की सीमा लगती, और भारत और चीन के बीच में ये समझौता है कि सुरक्षा के मामले में और व्यापार के मामले में, और 2 देशों की जनता की बीच की जो मैत्री है उनके मामलों में हम सीमा विवाद को आड़े नहीं आने देंगे, एक। नंबर 2, हम वार्तालाप से सीमा विवाद को हल करेंगे। दूसरी बात, उसका मूल जो इनका एक मंत्र रहा है 2 देशों के परस्पर संबंधों का, वो ये रहा है मतलब। लेकिन अमेरिका का मतलब दक्षिणी चीन सागर में मतलब क्या है? तो वो उसको अलग थलग करना चाह रहा था, और अलग थलग आज वो खुद हो गया, क्योंकि परिस्थिति इस तरीके से बदली। सोवियत यूनियन का विघटन हुआ 1989-90 में, तब अमेरिका को ये लगा था अब खुला खेल लेंगे हम, अब हमारे बीच में कोई अवरोध पैदा करने वाला नहीं है। तो एक तरफा दुनिया का परिदृश्य बन गया था, जिसको मतलब एक ध्रुवीय दुनिया कहते हैं। लेकिन वो जाहिर है एक ध्रुवीय तो रहती नहीं, कभी भी वो बहुध्रुवीयता आनी थी, तो मल्टीलेटरलिज्म विकसित हो गया। कहीं तो यूरोपियन यूनियन बन गई, कहीं ब्रिक्स बन गया,
कहीं शंघाई कोऑपरेशन बन गया जिसके अंदर रूस भी है, चीन भी है और पाकिस्तान भी, बहुत सारे देश हैं, मतलब भारत उसमें इनवाइटी का दर्जा था मतलब। और ब्रिक्स एक बहुत बड़ा फॉर्मिडेबल अलायंस इसी तरह से अफ्रीकन देशों का बन गया। तो वो बहुत ध्रुवीयता आ गई विश्व के परिदृश्य में और उसके जो प्रभाव क्षेत्र बनते हैं मतलब वो आने से अब हो ये रहा है कि जो एक चीज़ पूरी बहस में मिस हो रही है मीडिया के अंदर, उस पे ध्यान देने की ज़रूरत है। बुनियादी तौर पे ये जो जिसको आप भूचाल कह रहे ये है क्या? ये पूंजीवादी व्यवस्था का संकट है। अंतर्निहित संगठन उसको कहते हैं, इनहेरेंट है मतलब उसके अंदर ही जी, उसके तासीर के अंदर शामिल है मतलब। कार्ल मार्क्स जिन्होंने मुनाफे की और पूंजी की बहुत ज़्यादा परिभाषाएं दी और लिखा, बहुत बड़े दार्शनिक थे, उन्होंने ये कहा कि पूंजीवाद अपने नाश के बीज अपने पेट में लेकर पैदा होता है। तो वो जो पेट में नाश के बीज कह रहे हैं वो ये वास्तव में ये अंतर्निहित संकट है पूंजीवाद का। और वो संकट ये है कि एक तरफ तो मुनाफा होता है और मुनाफे के साथ जिस चीज़ का अंतर विरोध है वो है लोगों के जीवन का स्तर अपना, या आप कह सकते हो उनका आमदनी। मुनाफा और आमदनी एक दूसरे से इनकम्पैटिबल, उनका बेमेल चीज़ है, मिलते नहीं एक दूसरे से, मिलते नहीं, क्योंकि मुनाफे से पूंजी और कैपिटल बनती है। तो जब वो उससे श्रम जो है कह लो, मेहनत कह लो, जब वो उससे टकराती है तो उसका अंतर विरोध का कोई तो मतलब समावेश, उसका विस्तारण, उसका निस्तारण होना चाहिए ना, रिजोल्यूशन कहते हैं। तो दोनों के अंतर विरोधों को कैसे रिजॉल्व किया जाएगा? कैसे करेंगे? एक तो तरीका ये है कि श्रम को खत्म कर दो, सिर्फ कैपिटल रह जाए। श्रम खत्म हो नहीं सकता श्रम नहीं खत्म हो सकता, ये उनकी सबसे बड़ी समस्या है। लेकिन कैपिटल खत्म हो सकती है। कैपिटल तो खत्म हो ही रही है, जो कि श्रम से बनती है। कैपिटल तो जो जिस हिसाब से बाजार चल रहा है, आप देखिए लोगों के खर्चे कितने बढ़ते जा रहे हैं। नहीं, खर्चे बढ़ रहे हैं, साथ साथ वो श्रम का केंद्रीकरण, उसका पूंजी का केंद्रीकरण, सेंट्रलाइजेशन। कुछ लोगों के हाथ में देश की 90% कैपिटल है और बाकी 90% जनता के पास 10%। मतलब आप ये बताओ कि हमारे देश का 40% संपदा, कुल जो नेशनल वेल्थ है वो 1% लोगों के हाथ में। अब इससे आप ये लगा लो कि ये जो आर्थिक विषमता है, डिस्पैरिटी है, ये दुनिया में सबसे ज्यादा है। ऊपर से हमारी समस्या एक और है, हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी पीढ़ी, जो कार्यकाल है मोदी जी का, इसमें एक पूरी पीढ़ी ऐसी खड़ी हो गई जो ये कहती है कि कोई बात नहीं, किसान अनाज उगाना छोड़ देगा तो हम ब्रेड खा लेंगे। वो तो फ्रांस की महारानी ने यही तो कहा था कि ये किसान सड़कों के ऊपर जनता आके विद्रोह क्यों कर रही है। वो बोले ये भूखे हैं, कि भूखे क्यों हैं, इनको रोटी खा लेनी चाहिए। तो बोले रोटी तो नहीं मिल रही उनको, तो उन्होंने कहा कि ये ब्रेड खा ले, ब्रेड ले लो। तो खैर हम बात ये कर रहे थे कि ये जो उसके केंद्र में जो संकट है पूंजीवाद का, तो वो संकट असंतोष तो पैदा करेगा जी। और जब असंतोष पैदा करेगा तो वो जहाँ जिस भी पार्टी का शासन है उसको चुनौती भी देगा जी। तो गरीब आदमी ही दे सकता है, चलो अमीर को तो अपनी पूंजी बचा के रखनी है। अपने यहाँ तो मध्यम वर्ग भी ऐसा है, अगर अमेरिका में देखेंगे आप तो वो हमें खाता पीता दिख रहा है, फिर भी उसका जीवन नहीं चल पा रहा। सबसे ज्यादा संकट में है यूरोप के देशों के। जो अब आज ऑस्ट्रेलिया की एक रिपोर्ट आई हुई थी, वहाँ लोग अपने जीवन काल में घर नहीं बना पा रहे अपना, इतने महंगे घर हैं वहाँ पे। तो वहाँ का जो मीडियम क्लास है वो बहुत परेशान है। 2008 का जो संकट था अमेरिका का, वो घरों का ही तो संकट था कि वो लोन लेके बनाए हुए थे घर, लोगों ने ले रखे थे, किस्त उनकी वो दे नहीं पा रहे थे। तो उन्होंने ना बहुत ज़्यादा उनकी कीमत लगा के लोगों को अलॉट कर रखे थे।
तो लोगों ने ये कहा भाई तुम जब्त कर लो, हमें तो नहीं रहना इनमें। अब वो जब्त करके ले जाएं कहाँ? तो टेंट में रह लेंगे, क्योंकि धक्के से उन्होंने इतनी ज़्यादा इन्फ्लेट करके उनकी कीमतें रख रखी थी, तो वो पूरा का पूरा बैंकिंग सिस्टम क्रैश कर गया था उस टाइम पे। फिर उन्होंने क्या किया, उसको मतलब नियंत्रित करने के लिए उस संकट को, जिसको बेल आउट पैकेज बोलते हैं वो बेल आउट पैकेज के लिए उन्होंने जो सरकारी कोष था, खजाना, उसमें से उनको पैसा दे दिया। अब वो लोगों को खामियाजा भुगतना पड़ेगा, एक बात। नंबर 2, वो संकट फिर भी तो आएगा। फिर आ जाएगा। एक बार तो दे दिया मतलब। तो कई लोग आपने देखा होगा, मेरे जैसे सफेद बाल हो जाए ना तो वो डाई लगा लेते हैं नीचे से, फिर धोले निकल आते हैं, फिर वो सफेद निकलते हैं। ये वो बेल आउट पैकेज है, डाई, उससे वो रुकते नहीं है। तो ये पूंजीवादी संकट भी ऐसी चीज है, वो जरूर आता है, मतलब उसकी तासीर है ये। तो दूसरी बात, खैर हम ये कह रहे थे कि उससे जब चीन को ये फायदा हो गया, आज वो क्यों बोलने की स्थिति में है? मतलब चीन है या मैक्सिको है या कनाडा है। कनाडा मैक्सिको तो उत्तर में, उत्तरी अमेरिका का, वो सबसे ज्यादा लोग उसके मजदूर अमेरिका में ही काम करते हैं, और 70% निर्यात मैक्सिको और कनाडा का अमेरिका को होता है। अमेरिका का। वो फिर भी आंख दिखा रहे हैं। और जो मैक्सिको और अमेरिका के बॉर्डर के ऊपर जो दीवार खड़ी की गई है, तो मैक्सिको की राष्ट्रपति जो हैं, उन्होंने ये कहा तुम एक दिन माफी भी मांगोगे और इस दीवार को गिराओगे, हाथ भी जोड़ोगे। अगर हम तुम्हारे सारे अमेरिकी माल के बहिष्कार की बात कर देंगे ना, तो तुम्हें पता चल जाएगा कि क्या होने वाला है। खैर, अब वो जो जिस जनता जो हरियाणा में इसको कहते हैं 100 जूत भी खाओगा, हाँ, वो घंटे भी मतलब खाएगा, जुर्माना भी। हमारे यहाँ ये जो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं मैक्रो साहब, वो 26 जनवरी को भारत के विशेष अतिथि थे गणतंत्र दिवस पे। जिस दिन वो यहाँ थे, उस दिन पेरिस में उनका जो निवास स्थान है, तो हजारों किसानों ट्रैक्टर ट्राली गोबर की भर ले गए और उसके राष्ट्रपति भवन के ऊपर गोबर फेंक के आ गए। उस दिन वो एंगर उनका प्रकट हो रहा था। इन तमाम देशों के अंदर ये जन असंतोष जो प्रकट होता है शासक पार्टियों के खिलाफ, तो वो शासक पार्टियों के नेता और प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति वो उसको ठंडा करने के लिए नारे देते हैं। फिर मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, ट्रम्प साहब बोलते हैं हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, यहाँ कोई गैर कानूनी इमिग्रेंट जो है वो नहीं रह पाएगा और फलाना, हम वापस यहीं ले आएंगे अपनी इंडस्ट्री को। तो मतलब जैसे अपने यहाँ करते हैं, भारत को जैसे मोदी बना दिया है, क्या क्या नारे देते थे कि मेरे को केवल कितने दिन बोला, 60 दिन मांगे थे, 60 दिन दे दो। ये जो नोटबंदी पे क्या था, नोटबंदी पे चौराहे पे खड़े होके मेरे को लटका देना। अब कौन जाए लटका वो 99% करेंसी जमा हो गई रिजर्व बैंक में, आज तक कोई उसका जवाब दिया क्यों हो गई? भी काला धन कित गया फिर, यानी सफेद हो गया। काला धन किस तरह से हुआ है, इनका ही था जी, हो गया सफेद। तो खैर ऐसे ही वो नारे देते हैं। अब वो तात्कालिक नारे हैं जो एक बार मतलब भावनात्मक असर तो डालते हैं, उससे ट्रम्प साहब चुनाव जीत गए, मतलब ठीक है। और कहीं पे चुनाव होंगे वहाँ भी ये हो सकता है कि मौजूदा शासक हार जाएंगे। नहीं, अभी उभार है दुनिया में, ऐसे नेताओं का उभार है। उभार भी उसका इसलिए है कि एक विकल्पहीनता की भी एक स्थिति है, क्योंकि नेता वैसे ही बनते हैं जैसे प्रजा का दिमाग जैसा होता है। हाँ, नहीं तो अभी पूरी दुनिया में ये चल रहा है। प्रजा, देखिए बात ये है कि कहते हैं कि भाई लोग उसके कंट्रोल में होते हैं जिसके कंट्रोल में मीडिया है। मीडिया पे तो इन लोगों का सीधा, मीडिया पे इन लोगों का कंट्रोल है, तो वास्तव में वो लोगों को अपने जैसा मानसिकता बनाने की कोशिश करते हैं। कम से कम मैं इसको एक बार दोबारा से उसी पॉइंट पे आ रहा हूँ, क्या अमेरिका के जो कृषि उत्पाद हैं जब वो भारत का बाजार खोल देंगे, तो क्या भारत के बाजार किसी तरीके से कम्पीट करने की पोजीशन पे हैं उनको? हमारा खोलने का मतलब ये है कि वो आयात शुल्क घटा देंगे, ठीक है ना? हाँ जी। और निर्बाध आयात उनका शुरू हो जाएगा, जितना माल चाहे भेज दें हमें। हमारा तो 18% है अमेरिका से, तो
हमारे और मुल्कों से ज़्यादा है, मतलब और लेकिन जिसमें कृषि उत्पाद अपने कम हैं, उतने नहीं हैं। कृषि उत्पाद उतने नहीं हैं, ये बात बिल्कुल सही है। और कृषि और डेयरी उत्पादों से आयात शुल्क हटने का मतलब ये ज़रूर होगा कि हमारी जो फल इंडस्ट्री है, हमारा सेब है, बादाम है, हमारे मतलब ये जो कपास खास तौर पे ऑयल उनका सीड टारगेट है। है, कपास है हमारे यहाँ, और जो दूध और जो दूध से बनी हुई जो जितनी भी ये चीज़ें हैं डेयरी प्रोडक्ट, ये पिट जाएंगे। उसका रीज़न ये है कि हमारे यहाँ जो उत्पादन की कीमत है, कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, वो ज़्यादा है। और ये विडंबना देखिए, अमेरिका क्या कहता है? अमेरिका ये कहता है कि भारत की सरकार अपने किसानों को बहुत ज़्यादा सब्सिडियां दे रही है और बहुत ज़्यादा सुविधाएं प्रदान कर रही है। वो भी बंद कर दो जी। ये वो यूं कह रहे हैं कि आप WTO के वो जो हैं मानक हैं उनका उल्लंघन कर रहे हो। ये आरोप जबकि भारत का किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए लड़ रहा, मिला ही नहीं है जी आज तक। कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन घट जाए किसी तरह उसके लिए संघर्ष कर रहा है। वो मतलब कर्जे के नीचे दब रहा है, ये कोई छिपा हुआ सत्य नहीं है। और वो आत्महत्याएं करने पर मजबूर है, रोजगार उनके रहे नहीं हैं, इस प्रकार की परिस्थिति आ रही है। तो वो ये कह रहे हैं कि तुम जो WTO के नियमों का, अब तो उन्होंने खुद ही नियमों का उल्लंघन करने की सारी रणनीति अपना ली। अब कोई उनके लिए मतलब नहीं है। जब उनको लगता था सूटेबल है तो वो सूटेबल था, आज उनको लगता है दूसरों को फ़ायदा हो रहा है तो वो उसको मतलब धत्ता बताने को तैयार हो गए। मतलब तो हमारा कोई भी उत्पाद, जब कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन हमारी ज़्यादा रहेगी और उनकी कम, वहाँ तो लाखों डॉलर में सब्सिडी है साल में एक एक किसान की, और हमारी हज़ारों में भी बड़ी मुश्किल से पहुँचती है, खाद की, बीज की या इस तरीके की अगर आप लगाते भी, और वो भी दाम बढ़ने से सब्सिडी घटती जा रही है। और फिर रिस्क ज़्यादा है। अभी देखो, अब आप देख लो, सैकड़ों गाँव में तो खड़ी फसल जल चुकी है अपनी। ये जो क्लाइमेट चेंज हुआ है, इसका भी एक वर्गीय स्वरूप है। मैं आपको बताऊं, सबसे ज़्यादा गरीब मुल्क और सबसे ज़्यादा गरीब जो वर्ग है, मेहनतकश तबके, उनको सबसे ज़्यादा भुगतभोगी बनना पड़ता है इसका। जबकि ये जो क्लाइमेट चेंज के लिए जो जिम्मेदार मुल्क हैं वो विकसित देश हैं और खामियाजा हमें भुगतना पड़ रहा है। तो हमारे को तो वैसे ही पड़ता खा नहीं रहा कि भाई वो जो बात कह रहे हैं वो तो सच नहीं है ना, कि आप इतना वो कर रहे हैं। और फिर जो गैर आयात प्रतिबंध हैं, नॉन टैरिफ जो रेस्ट्रिक्शंस हैं लगे हुए हैं, वो अमेरिका के 9000 तरीके के हैं जो हम वहाँ चीज़ बेचते हैं। किसी की क्वालिटी, किसी का साइज बता देंगे, किसी का कलर, 9000 है, जबकि भारत के सिर्फ 600 हैं नॉन टैरिफ जो रेस्ट्रिक्शन हम लगा। अच्छा जी, उनके 9000 हैं। उनके 9000, हमारे 600 हैं सिर्फ। तो ये जो कुल मिला के मैं ये कह रहा था कि भाई एक न केवल हमें मौजूदा जो इसका प्रतिवाद करना चाहिए जो बातचीत हो रही है परसों, इसीलिए वो किसानों ने ये तय किया भारत का किसान बिकाऊ नहीं है, और ये कह दिया कि JD Vance वापस जाओ, अब तुम्हारा स्वागत नहीं करते। ये आह्वान 21 तारीख, क्योंकि 21 को आ रहा है, देश भर के किसान करेंगे, देश भर में करेंगे, किसानों गांव में करेंगे, तहसीलों में, ब्लॉकों में, डिस्ट्रिक्टों पे करेंगे। और ऐसा करने के लिए मैं ये कह रहा हूँ, केवल इस सांकेतिक विरोध से नहीं काम चलने वाला। जो कुल मिलाकर किसान आंदोलन की जो मांगे हैं उनको, और जो हिंदुस्तान की जनता की जो खरीद शक्ति घट रही है, आप जब तक उसको सक्षम नहीं बनाएंगे तो लॉन्ग टर्म में भी आप किसी तरीके से भी ये जो साम्राज्यवादी दबाव है उसका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। जी बिल्कुल। जैसे मतलब आज कई दूसरे मुल्क कर रहे हैं, यूरोपियन यूनियन ने भी कह दिया, दूसरों ने 3 महीने के लिए, इसीलिए उन्होंने उसको आगे मुलतवी करना पड़ा। जो ट्रंप ने जो टैरिफ लगाए थे कि 90 दिन के लिए, मतलब हम
अब उसने देख लिया नीचे से, और मैं एक बड़ा मजाकिया वो चीज़ है, फेसबुक पे देख रहा था, एक टी शर्ट के ऊपर लिखा हुआ था कि चीनी उत्पादों का बहिष्कार, बॉयकॉट चाइनीज गुड्स। हाँ, ये अमेरिका वालों ने पहन रखी थी ट्रम्प के कहने से, और चीन वालों ने क्या किया? 1 लाख वो टी शर्ट चीन से ही बन के गई थी वहाँ। और चीन ने और क्या किया पता जी? करोड़ों जो टॉयलेट क्लीनर हैं, जो ब्रश हैं, वो ट्रम्प के मुंह के बना दिए और करोड़ों की संख्या में उसको बेच दिया। हाँ, तो बात ये है ना कि उन्होंने जो जिस तरीके का समुदाय, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ अपने संबंध विकसित किए, भारत को, जैसे हम एक ज़माने में नॉन अलाइंड के नेतृत्व प्रदान करता था भारत, आज तो हैसियत कुछ नहीं बची आज ना, तो मतलब विश्व गुरु का डंका बच रहा जी पूरी दुनिया में। नहीं, आपने नहीं सुना? 100 आदमियों में नाम नहीं आया हमारे प्रधानमंत्री का। और ये दरअसल बात ये है कि 100 से ऊपर है जी वो। अच्छा, हो सकता है। तो वो एक अमेरिका की मैगजीन निकलती है, टाइम्स मैगजीन, 5-7 साल पहले उसके मुख्य पृष्ठ के ऊपर एक फ़ोटो छपी हुई थी मोदी जी की। उसके ऊपर लिखा हुआ था डिवाइडर इन चीफ, विभाजन करने वाला। तो ये जो नारे, हर चीज़ के जो भी नारे दे रहे, तो ये जो विभाजन पैदा कर रहे हैं, कड़वाहट और नफरत फैल, ये उस व्यापक रणनीति का हिस्सा है ताकि वो आर्थिक लूट जो है वो उसको जारी रख सके। ये अंग्रेज वास्तव में यही करते थे। अगर वो मतलब उपनिवेशवाद चला रहे थे तो ये नव उपनिवेशवाद है अब वाला, और उस उपनिवेशवाद का नतीजा आप देखिए कि भारत के किसानों के ऊपर ईस्ट इंडिया कंपनी भी नील पैदा करने के लिए शर्त लगाती थी अनाज की बजाय, क्योंकि उनको अपने तैयार माल के लिए नील कपड़ा रंगने के लिए चाहिए था। और ये जो सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ उस टाइम पर 1943 में बंगाल में जो भुखमरी, फैमिन जिसको कहते हैं, कहत जो पड़ा था, वो कोई प्राकृतिक कारणों से या फसल विफलता से नहीं पड़ा था। वो विश्व युद्ध के अंदर इन्होंने अपनी जो फौजें बाहर भेज रखी थी उसके लिए अनाज सप्लाई कर दिया, और उसके अंदर 38 लाख लोग मरे थे। आप अंदाज़ा लगाइए। वो 1943 कोई बहुत पुरानी बात भी नहीं है उस तरीके से। और उस टाइम पर जो प्रधानमंत्री थे इंग्लैंड के, चर्चिल साहब, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी जब ये वहाँ की पार्लियामेंट में सवाल उठा कि भारत के अंदर तो लोग मर रहे हैं और आप युद्ध में भेज रहे हैं अनाज वहाँ से ला ला के। तो उसने ये कहा था कि हम कुछ वहाँ सहायता भी भेज देंगे तो कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला, ये तो खरगोशों की तरह से बच्चों को पैदा करते हैं हिंदुस्तानी। ये उसकी स्टेटमेंट थी। मतलब तो वो आम आदमी को समझते कुछ नहीं ना, खरगोश ही समझते हैं। हाँ, तो वास्तव में हमारी भी जो खाद्य सुरक्षा और जो संप्रभुता है वो निश्चित तौर पर इससे प्रभावित होगी। और रातों रात तुम किस चीज़ पे बहस कर रहे हो और उसके बारे में जो मूल खतरा है उसकी तरफ कोई देखना भी नहीं। न्यायपालिका अगर सवाल भी पूछ लिया आपसे तो आप क्या कह रहे हैं कि भाई कल को वो राष्ट्रपति को भी निर्देश देने लगेंगे। अरे भाई, राष्ट्रपति को भी दिया जा सकता है। राष्ट्रपति तो जी जब से हम रबर स्टैंप पढ़ते आए हैं। नहीं, चलो रबर स्टैंप तो है ही है, परंतु निर्देश जब प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिपरिषद के पास सब अधिकार हैं जी, तो आप एक जगह गवर्नर लगा रहे हैं। जब ये सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का किया तो कहाँ थी राष्ट्रपति वहाँ पे? एक 1980 में ना सरकारिया जज का नाम था, सरकारिया फैसले, एक आयोग बना था केंद्र राज्य संबंधों को निर्धारित करने के लिए, परिभाषित करने के लिए। उन्होंने ये कहा था कि जो एक्टिव पॉलिटिशियन है उसको राज्यपाल नहीं लगाना चाहिए। और ये एक्टिव पॉलिटिशियन को आरएसएस के लोगों को लगा रहे हैं और वो धज्जियां उड़ा रहे हैं राजभवनों के ऊपर। किसी का कोई मतलब नहीं है जी उनको। आप बताओ, असेंबली जो मतलब जनता द्वारा निर्वाचित एक संस्था है, वो भी तो कोई संप्रभुता होगी उसकी। अगर तुम्हारी पार्लियामेंट की है तो असेंबली की भी तो है। तो उसके पारित किए हुए कानूनों को तुम मतलब रख के बैठ गए फाइल को, और राष्ट्रपति भी ये नहीं पूछ रहे कि आप क्यों रखे बैठे हुए हो।
हमारे पास क्यों नहीं भेजते? अगर ये बात सामने आ गई है तो वो तिल मिलाने लग गए। ये सारी चीज़ें मुझे लगता है कि एक निरंकुशता और बिल्कुल एक फांसीवाद के रास्ते के ऊपर चलते हुए ये जो आर्थिक और जो हमारा जो परस्पर सद्भाव है, जो कि कितनी शानदार हमारी सांझी संस्कृति की परंपराएं रही हैं, उसको तबाह कर रहे हैं। कोई भी मजार, कोई भी दरगाह हिंदुस्तान के अंदर जिसके ऊपर हिंदू मुसलमान दोनों जाते हो ना, सबसे ज्यादा वो इनके निशाने पे। आप ये देखिए कि ये देश की मतलब इस पूरी, मैं कहता हूँ ना, जनरेशन को बर्बाद कर दिया है। इन मूर्खों को ये नहीं पता कि ये बहादुर शाह जफर का फोटो है, औरंगजेब का नहीं है। वो बहादुर शाह जफर के पोस्टर पूरे कालिक पोत दीजिए उन्होंने, बताइए। और उससे बड़ा कोई विदेश भक्ति इनकी पूरी आरएसएस में भी नहीं मिलेगा। रंगून के अंदर लेके गए और उनसे अच्छा शायर और उनसे अच्छा देशभक्त आदमी नहीं मिलेगा। उस समय उनको पता था कि वो कोई राजा रुजा नहीं बन रहा, लेकिन चूंकि क्रांतिकारियों को नेतृत्व देना था, इसलिए बुढ़ापे में बदनसीब है जफर कब्र के लिए 2 गज जमीन ना मिली कुएं यार में, और ये उनके ऊपर कालिक पोत और बताइए मतलब, और उसके ऊपर नहीं। वो तो बात ये है ना कि भाई उनको काहे को फोटो से कब्रों में पता नहीं इनको क्या मिल रहा है। इसीलिए तो अपने कहते हैं भाई गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ने होते हैं, मतलब कोई सोच समझ के ही तो कही होगी। हालांकि कोई ना कोई कारण बनता है किसी के पतन का ना, ये ऐसे खुद ही खोज लेंगे। नहीं, वो पतन तो ये वास्तव में जो हमारा निजाम है, ये शासन व्यवस्था जो है, ये खुद ही इतनी संकटग्रस्त है कि उसको गिरना ही होता है। पर ये बात जरूर है कि वो प्रतीक्षा नहीं की जा सकती कि अपने आप गिर जाएगी। वो जनता को लामबंद होना पड़ेगा हमारे। अच्छा, केवल ये कृषि का क्षेत्र नहीं है जिस पे ये बातचीत 21 तारीख को शुरू करने जा रहे हैं, उसमें कई अन्य भी एमएसएमई जिसको हम कहते हैं, ये जो मध्यम दर्जे के हमारे उद्योग होते हैं, वो नंबर सबका आएगा जी ना, वो सभी उसके जेरे ऐसा नहीं है कि किसानों का नंबर लगेगा, नंबर सबका लगेगा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। एक दिन इनका भी लगेगा, जो अभी जिनको बहादुर शाह जफर और औरंगजेब में फर्क नहीं पता ना, उनका भी नंबर आएगा। अपने मुल्क की पुनर्संरचना करने के लिए नीचे से ही एक परिकल्पना ऐसी बनानी पड़ेगी जो सामाजिक न्याय पर आधारित हो, लोकतांत्रिक गहराई में हो, और हमारे सबको रोटी कपड़ा मकान, जो हमारे शहीदों का भी मतलब एक वो रहा उद्देश्य, जो जिसके लिए उन्होंने शहादतें दी। पहले हिंदू राष्ट्र बनाएंगे हम, उसके बाद इन पे बात करेंगे। राष्ट्र बनाएंगे। अब वो मतलब वो जनता को तो हिंदू ही नहीं मानने को तैयार है। तुम ये तो बता दो किसको मानते हो। दोस्तों, किसान, भारत का किसान बिकाऊ नहीं है। पूरे देश में जो अमेरिका के उपराष्ट्रपति हैं उनको गो बैक के नारे एक किस्म से लगेंगे उनके, और भारत के किसान थोड़े ही बहुत लेकिन जागरूक तो हो रहे हैं, और समय आएगा जब संकट सिर पे बजता है तो और ज्यादा जागरूकता। दिल्ली में जनरल बॉडी की मीटिंग संयुक्त किसान मोर्चे की है। हाँ, उसमें तय होंगे आने वाले समय के भी मतलब कार्यक्रम। तो खेती संकट में पहले से ही है, और उन लोगों को क्या बताया जाए कि भारत की अगर अर्थव्यवस्था देखें आप तो वो कृषि आधारित है, और अगर उसकी रीढ़ को तोड़ दिया गया तो क्या बचेगा हमारे देश में। इसलिए इनका विरोध जरूरी हो जाता है। कितने स्तर पे होगा, कैसा होगा, ये वक्त बताएगा, लेकिन भारत की कृषि अगर व्यापार ओपन होता है और जैसे टैरिफ वो चाहते हैं वैसे लगते हैं, निश्चित तौर पे खेती भारत की तबाही की कगार पे पहुंच जाएगी। आगे क्या होगा ये वक्त बताएगा। बाकी आपने बहुत विस्तार से आज चर्चा करी है, और मुझे लगता है इसके कुछ और पहलुओं पे फिर कभी भी बात हो सकती है। ये तो एक बहुत बड़ा विषय है अपने आप में, जिसके सैकड़ों आयाम है। और मैं जाते जाते एक उदाहरण बता रहा हूँ आपको। एक बार प्रभात सिंह जी किसी, या शायद आप भी साथ थे उनके, किसी गांव में कह रहे थे कि ये विश्व व्यापार संगठन ऐसे कानून बना देगा कि आप अपने बीज भी नहीं बना सकते। हाँ। तो वो बोला जी हमारे बीज क्यों नहीं बनाएंगे। बोला तुम गन्ना उगाते हो। बोला हाँ जी गन्ना उगाते हैं। गुड़, उससे गुड़ बनता है। बोले जी गुड़ भी बनता है। तो गुड़ से तुम खेत में दारू बना के दिखाओ ना। हाँ, ये पर बात नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, वो कई बार कहता था ये। बोला तुम दारू बना दो ना, ऐसा है तो। उससे समझा दिया करता था, मतलब पुलिस पकड़ के ले जाएगी। तो कानून होते हैं दोस्तों। और
शुक्रिया आप आए और जी काफी विस्तार से धन्यवाद बात आपका भी बहुत बहुत, और सभी दर्शक साथियों का भी। और ये किसान मजदूरों और तक आज बात लाइट नहीं थी, मजबूरी में बाहर बैठना पड़ा। नहीं, लेकिन कितना अच्छा है यहाँ पता है। देखिए ना, एक प्राकृतिक उसमें तो ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जाए बात। जी, ये इसको जरूर आप शेयर करना, एक बहुत विस्तार और समग्र बातचीत है ये। नमस्कार शुक्रिया दोस्तों।